प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र के स्कोप की या उसके विषय क्षेत्र की। और इसके पहले की वीडियो में हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में जो एक संप्रदाय है जिसे हम फॉर्मल स्कूल या स्वरूपात्मक संप्रदाय कहते हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और अभी इस भाग में हम जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसकी क्या मान्यताएं हैं समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर के, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वरूपात्मक जो संप्रदाय है उसके बरक्स जो समन्वयात्मक संप्रदाय है जिसे सिंथेटिक स्कूल कहते हैं, इसके जो प्रमुख समर्थक हैं वो हैं हॉबहाउस, दुर्खीम, सोरोकिन। तो इनके क्या विचार हैं, हम इसे समझने के से पहले ये देख लें कि इनकी इस संप्रदाय की प्रमुख मान्यता क्या है। इस संप्रदाय के समर्थकों का मानना है कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान ही रहना चाहिए। इनके अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए। और इस संबंध में इस संप्रदाय के समर्थकों ने दो महत्वपूर्ण तर्क दिए हैं। पहला तर्क यह है कि समाज की प्रकृति एक जीवधारी की तरह है, एक जीव की तरह है। जैसे जीव के विभिन्न अंग होते हैं, उसी प्रकार से समाज के भी विभिन्न अंग होते हैं और उन सभी अंगों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध होता है। और एक अंग में होने वाला अगर कोई भी परिवर्तन हो तो वो दूसरे अंगों को भी प्रभावित आवश्यक रूप से करता है। अतः समाज को समझने के लिए उसके विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा जो तर्क है वो ये है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में राजनीति शास्त्र द्वारा व्यक्ति और समाज के राजनीतिक जीवन का अध्ययन होता है, अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक जीवन का अध्ययन होता है। तो कोई भी ऐसा सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के संपूर्ण पक्ष का या समग्रता से उसका अध्ययन करे। अतः समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में यह कार्य करना चाहिए और ऐसा होने पर ही समाज की वास्तविक प्रकृति को संपूर्णता से और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो ये प्रमुख मान्यताएं हैं जिसके आधार पर जो समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं वो समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान या एक समन्वयात्मक विज्ञान बनाने पर बल देते हैं। इस संदर्भ में हम व्यक्तिगत रूप से अगर हॉबहाउस के विचार को देखें तो जो कि एक इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे और समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक थे। हॉबहाउस ने कहा कि समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना चाहिए और उसका सामान्यीकरण करना चाहिए। समाजशास्त्र की एक अन्य सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना इसका उद्देश्य होना चाहिए। और समाजशास्त्र यह काम इन तीन प्रकार से करता है। पहला कि सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूपों या तत्वों की जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा, समाज को अस्थायी रखने और उसको बदलने के कारकों को ज्ञात करने का प्रयास करता है। और फिर सामाजिक विकास की प्रकृति एवं दिशाओं का भी पता लगाता है। इसी कड़ी में दुर्खीम के विचार हैं जो कि एक फ्रेंच समाजशास्त्री थे और समाजशास्त्र के भीतर उन्होंने के एक तरीके से फाउंडर फादर्स में माने जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं समाजशास्त्र में उनकी। उनके अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य
समाजशास्त्र के रूप में ही विकसित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का इतिहास, प्रथाएं एवं धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि विषयों में किए गए अन्वेषणों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उनमें उपलब्ध सामग्रियों ने ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र के समन्वय की बात की और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तत्वों, सोशल फैक्ट्स का अध्ययन किया जाना चाहिए जिनसे सामाजिक प्रतिनिधानों का, सोशल रिप्रेजेंटेशंस का निर्माण होता है। सामाजिक प्रतिनिधान या सोशल रिप्रेजेंटेशंस से दुर्खिम का तात्पर्य था कि प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचार, भावनाएं एवं धारणाएं इनका एक सेट होता है, एक समुच्चय होता है, जिस पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों, व्यवहारों के लिए निर्भर करता है। इन्हें समाज के अधिकतर लोग अपनाते हैं और ये विचार, भावनाएं, धारणाएं आदि ही एक सामूहिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेती हैं और इसी को उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान या सोशल रिप्रेजेंटेशन कहा है। तो उनके अनुसार जो सामूहिक जो प्रतिनिधान होते हैं उनकी दो विशेषताएं होती हैं। पहला ये कि यह व्यक्ति की सत्ता से के परे होता है, अलग होता है, एक्सटीरियर होता है, और दूसरा यह समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करता है, यानी कि ये एक्सटर्नल होता है और बाह्य होता है और प्रभावित करने वाला होता है, कोर्सिव होता है। तो समाजशास्त्र को दुर्खिम के अनुसार इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों को पता करना चाहिए और उनका अध्ययन करना चाहिए, और ताकि विभिन्न सामाजिक समस्याओं और परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके। समाजशास्त्र के समन्वयात्मक रूप को लेकर के जो तीसरे विचारक हैं वह हैं सोरोकिन। और सोरोकिन ने अपनी जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है कंटेम्पररी सोशलॉजिकल थियरीज, उसमें ये कहा कि ये मान लीजिए कि यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गों में अगर वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की भी आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विशेष विज्ञानों के संबंधों का अध्ययन करे। तो कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, प्रत्येक को किसी न किसी रूप में अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका कारण यह है कि विज्ञान द्वारा समाज के जीवन के एक पक्ष का या विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि विभिन्न घटनाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अतः ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर समाज को समग्र रूप में समझने का प्रयास करे। तो समाजशास्त्र का कार्य ये इस प्रकार से विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उसके सामान्य तत्वों का अध्ययन करना ही है। तो सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए और इसे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। अब ये जो प्रमुख स्थापनाएं थीं, मान्यताएं थी समन्वयात्मक संप्रदाय के विद्वानों की, और इसकी जो कुछ कमियां हैं वो ये हैं कि सबसे पहले कि यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो वह अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक घाल में या मिला हुआ रूप या एक खिचड़ी नुमा रूप बन जाएगा, जिसे हम हरफन वाला तो कह सकते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो कह सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी कोई विशिष्टता नहीं होगी। दूसरी जो कमी यह है कि समाजशास्त्र एक समान विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। ऐसी दिशा में इसे अन्य विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा। तीसरा, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों या घटनाओं
और प्रघटनाओं का अध्ययन करेंगे तो ऐसी स्थिति में किसी भी तथ्य या प्रघटना का पूर्ण रूप से अध्ययन करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि घटनाओं और प्रघटनाओं की बहुत अधिक बहुलता होगी। तो उनको मैनेज करना, उनका प्रबंधन करना, उनका अध्ययन करना और संपूर्णता में एक एक का और गहराई में अध्ययन करना संभव नहीं होगा। और जो चौथी कमी है वो ये कि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा, तो उसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति और पद्धति शास्त्र विकसित नहीं हो पाएगी। तो अब ये दो विभिन्न मत हैं समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर के, क्षेत्र सीमा को लेकर के। तो क्या होना चाहिए? निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में स्वरूपात्मक एवं समन्वयात्मक दोनों ही संप्रदायों के दृष्टिकोण जो हैं वो एकांकी हैं। और समाजशास्त्र न तो पूरी तरह से विशिष्ट विज्ञान है जो केवल सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों का ही अध्ययन तक अपने को सीमित रखता है, और न ही पूर्ण रूप से एक सामान्य विज्ञान है जो समस्त सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करता है। निश्चित तौर पर समाजशास्त्र के विषय के क्षेत्र में दोनों ही दृष्टिकोण सम्मिलित हैं। जहाँ समाजशास्त्र विषय क्षेत्र के अंतर्गत एक ओर सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में विशिष्ट दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक घटनाओं के सामान्य पक्षों का समन्वयात्मक दृष्टिकोण से भी अध्ययन किया जाता है। अतः समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो दोनों का ही सम्मिलित मिलाजुला रूप है। तो इसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सबने इसे सुना इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।